हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। इकोनॉमिक सर्वे की जो मैं एमसीक्यू क्लासेस ले रहा हूं, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है, कब आया है ये आप डेट बताओगे। फिलहाल मैं बता देता हूं, 28 जनवरी 2026 को इकोनॉमिक सर्वे आया। उसके बाद 1 फरवरी 2026 को बजट आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताया था कि मैं 50 एमसीक्यू करवाऊंगा और उसके माध्यम से एमसीक्यू के ही हेल्प से मैं आपको वो डाटा, वो चीज़ें याद करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें से पहला 25 क्वेश्चन यानी लेक्चर 1 में आपको करवा चुका हूं, एक लेक्चर में आधे 25 क्वेश्चन। अब आज का ये दूसरा लेक्चर होगा उसी एमक्यू सीरीज़ का, और इसमें मैं बचे हुए 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, आप किसी और इंश्योरेंस, जिस भी जगह, जिस भी एग्ज़ाम में आप समझ लो आपका करंट अफेयर की चीज़ें आती हैं, डेफिनेटली उन सब के लिए वेरी हेल्पफुल है। पीएससी, आप स्टेट लेवल का पीएससी अगर दे रहे हैं तो पीएससी में भी, चाहे एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, झारखंड, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट का दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं हम डायरेक्ट न्यूज़ पर, उसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, मतलब वो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, राइट। और यही हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी है, राइट। दिसंबर 31, 2025 यहाँ पर दिया है सोलर, विंड एंड हाइड्रो। ये तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट होने वाला है, बिकॉज सोलर की अगर बात करी जाए तो सोलर सबसे ज़्यादा है, इतना तो आप जानते हो। तो ये जो 30.16 है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाला डाटा ये सोलर का ही होगा। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने 2025 तक, यानी नवंबर 2025 आप बात कर लो, अब तक हमने 250 से ज़्यादा गीगावाट हमने इंस्टॉल कर लिया है। एग्जैक्टली बात करूं तो 253 पॉइंट या 254 आप कह दो गीगावाट हमने अचीव कर लिया है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट 500 गीगावाट 2030 तक का टारगेट है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि 500 गीगावाट अचीवमेंट का टारगेट हमारा जो है 2030 तक है। अब यहाँ पर बात करी जाए, जैसे ये दिसंबर 2025 का है, तो ये लेटेस्ट डाटा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए तो सोलर जो है 30.16 है। उसके बाद सोलर के बाद विंड आता है। देखो, विंड हमारा 4.47 है, एंड देन हाइड्रो जो है वो 3.24 गीगावाट में है, ये सब, राइट। सोलर की बात करी जाए तो सोलर सबसे ज़्यादा है, आप ध्यान रखना। इसलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें डाटा गिवन हो, तो अगर नो डाउट आपको कभी कंफ्यूजन भी हो तो डायरेक्ट सोलर को सबसे आगे रखना, राइट। बायो पावर की बात करें तो बायो पावर भी बहुत कम है, और इस ऑर्डर में आप ये चीज़ें ध्यान रखना। 500 गीगावाट ये टारगेट 2030 का है। कई बार ये 2030 का टारगेट दे के, ईयर दे के आपसे ये 500 पूछ देता है, और कई बार 500 दे के बोल देता है कि टारगेट कब का है, 2030, 29, 28, 31, 32, ऐसे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो सोलर का करेक्ट मैच है, विंड का भी करेक्ट मैच है, एंड हाइड्रो का भी करेक्ट मैच है। और इस तरीके से एबीसी का 1, 2, 3 आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टोटल नंबर ऑफ जन धन यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स एज ऑफ मार्च 2025 स्टैंड, कितना खुला है। अब इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो जो टोटल है, टोटल वो 55 करोड़ से ज़्यादा, 55 करोड़ से ज़्यादा खुल चुका है। कहाँ की बात हो रही है? मार्च 2025 की बात हो रही है। तो 55 पॉइंट एग्जैक्टली बात करोगे, ये 55.02 करोड़ एज ऑफ मार्च 2025 तक ओपन हो चुका है। उसके अलावा अगर बात करी जाए कि भाई रूरल में अथवा सेमी अर्बन की जगह बात कर लो, रूरल अथवा सेमी अर्बन की बात करोगे तो वो 36.63 करोड़ खुल चुका है। बाकी जो बचा हुआ डाटा है, आप इसका अर्बन की बात कर लो, वो अर्बन हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा लगभग 18.4 करोड़, ठीक है भाई। तो रूरल सेमी अर्बन वाला ज़्यादा है। जनधन अकाउंट ये आप समझो कि ऐसी जो स्कीम लॉन्च होती है कुछ, वो ज़्यादातर रूरल सेक्टर या सेमी अर्बन एरिया के लिए होती है, कि वहाँ पर जो क्लाइंट होते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द शेयर ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन इन द जीडीपी फॉर
फाइनेंशियल ईयर 2026। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में ही एक क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट था। तो प्राइवेट कंजम्पशन हमारा कितना था, 61.5%। ये हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वैल्यू टर्म्स में, तो ये 61.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसीलिए बोलता हूँ कि डाटा ऐसी चीज़ें याद रखा करो। और वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि ये हाईएस्ट 2012 से लेके हाईएस्ट सिंस 2012, ठीक है। 2012 से अब तक का ये हाईएस्ट था जीडीपी, जो प्राइवेट कंजम्पशन 61.5 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट हमारे पास तो आइडिया है, ट्रिक्स है। कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेमी कंडक्टर मिशन। देखो जो आपसे स्टेटमेंट दिया है, 10, पहला स्टेटमेंट 10 प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड अक्रॉस द 6 स्टेट। सेकेंड वाला स्टेटमेंट है टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इज अप्रॉक्सिमेटली 1.6 लाख करोड़। द मिशन फोकस ओनली ऑन द सॉफ्टवेयर डिजाइन नॉट मैन्युफैक्चरिंग। देखो हम सीखते हैं स्पेशली सिविल सर्विस एग्जाम में कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें आ जाएं कि ओनली वर्ड दे दे, तो वो स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होता है। आप समझो इनकरेक्ट होता है। वो ओनली दिया है मतलब केवल सॉफ्टवेयर डिजाइन में है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, तो यहीं से इस स्टेटमेंट को गलत करोगे। और उसके अलावा भी अगर आपको चीज़ें समझ आ रही तो फोर्थ स्टेटमेंट देखो, इट एम्स टू बिल्ड कैपेबिलिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग की बात कर रहा है कि इसमें करता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि ओनली सॉफ्टवेयर डिजाइन नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो फिर यहाँ पर गलत कैसे होगा, तो 3 और 4 एक साथ नहीं होंगे। और यहाँ पर ओनली सॉफ्टवेयर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग को मना किया, मतलब तीसरा स्टेटमेंट आप गलत करोगे, ठीक है। फिफ्थ स्टेटमेंट, इट इज पार्ट ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर द टेक्सटाइल। पीएलआई स्कीम का पार्ट है कि नहीं है, पर पहले आप तीसरे स्टेटमेंट को गलत करो। जैसे तीसरा स्टेटमेंट गलत करोगे तो ये वाला सेकंड बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड है तो सी भी गलत हो जाएगा, इसमें भी थर्ड है तो ये ई भी गलत हो जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 1 to 4 एंड 2 4 5, मतलब 2 4 तो कॉमन है। अब 1 एंड 5 में कंफ्यूजन है, तो ध्यान रहे कि ये 10 प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं 6 स्टेट में। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 1.6 लाख करोड़ का है, ये भी ठीक है। एंड इट एम्स टू बिल्ड कैपेबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, ये भी सही है। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग दोनों में चल रहा है इसका, डिजाइन के साथ साथ। और ये इट इज पार्ट ऑफ द पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल, नहीं भाई, इसको सेपरेट रखा गया है पीएलआई स्कीम से, सेपरेट फ्रॉम द पीएलआई स्कीम, ठीक है। और स्पेशली पीएलआई में जो टेक्सटाइल है उससे तो अलग ही रखा गया है, सेपरेट फ्रॉम द पीएलआई टेक्सटाइल स्कीम, ठीक है भाई, बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 एंड 4। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 30th। द जल जीवन मिशन हैज प्रोवाइडेड क्लीन टैप वाटर एक्सेस टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द रूरल हाउस होल्ड एज ऑफ अक्टूबर 2025। ये बहुत कॉमन सा वाटर है। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो जल जीवन मिशन है ये मेनली जो है रूरल एरिया को ही हेल्प करने के लिए बनाया गया है। अक्टूबर 2025 तक की बात करी जाए तो भाई ये 81% प्लस में है रूरल हाउस होल्ड में। रूरल हाउस होल्ड की अगर बात करी जाए तो 81 से ज़्यादा है, 81% प्लस है, तो 81% आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर अर्बन की बात करी जाए तो डाटा के फॉर्म में बताऊं तो इसका टारगेट है 2.68 करोड़ अर्बन हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना। अर्बन हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना, टैप वाटर कनेक्शन, ठीक है, 2.68 करोड़। आगे बढ़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये समझ सकते हो कि अगर रूरल हाउस होल्ड 81 है तो भाई बचा हुआ जो 19% है वो अर्बन होगा, अर्बन अथवा सेमी अर्बन की आप बात कर लो। पर ये ध्यान रखना कि 81% प्लस जो है टैप वाटर कनेक्शन अक्टूबर 2025 तक का ये हमारा प्रोवाइड कर चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द व्हिच इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव डिस्क्राइब एज द फर्स्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड इन द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी कौन सा सेक्टर में हुआ है। उदय 2.0, सौभाग्य स्कीम, डिस्कॉम इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, सोलर अलायंस, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। इसका आंसर देखो डिस्कॉम ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पहला एवर फर्स्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी है जिसने पावर सेक्टर को प्रॉफिटेबिलिटी में ला दिया है। और ये डिस्कॉम सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसमें अगर बात करी जाए तो 2701 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है
और मोस्ट प्रोबब्ली आप ऐसा कह सकते हो कि 2700 करोड़ का पार कर चुका है। ठीक है, देखो ये जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम सेक्टर जो है ये पावर फील्ड में काम करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। और ये 2700 से ज़्यादा, आप कह सकते हो 2700 करोड़ से ज़्यादा इसका जो है अचीवमेंट रहा है। इसकी मैट्रिक जो रही है 2700 करोड़ से ज़्यादा की रही है, यानी एग्जैक्टली बात करोगे तो 2701 करोड़ की इसकी मैट्रिक रही है अचीव करने की। डिस्कॉम सेक्टर ही सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी यूनिक इन्वेस्टर आर देयर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट एज ऑफ सितंबर 2025। सितंबर 2025 तक कितने यूनिक इन्वेस्टर हैं जो इंडियन कैपिटल मार्केट में काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना डाटा की लगभग 12 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं वो इंडियन मार्केट में सितंबर 2025 तक काम करते हैं, जिसमें से 25% वोमेन है। ध्यान रखना 25% वोमेन है, इसका मतलब 75% मेन होंगे। 25% टोटल 12 करोड़, 12 करोड़ का 25% यानी 3 करोड़ हो जाएगा, 3 करोड़। एंड रिमाइनिंग 9 करोड़ ये जो हो जाएगा ये मेन काम करते हैं, राइट। उसके अलावा अगर टोटल डीमेट अकाउंट की बात करी जाए कि डीमेट अकाउंट कितना खुला है, भाई डीमेट अकाउंट खुलता है देन उसके बाद मार्केटिंग शेयर मार्केट में काम होता है। तो डीमेट अकाउंट की बात करोगे तो ये 21.6 करोड़ डीमेट अकाउंट खुला है। पर देखो 21.6 करोड़ यानी 21 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुला है, उसके बाद 12 करोड़ केवल शेयर मार्केट में काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर कोई जो डीमेट अकाउंट खुलवा लिया है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मार्केट में काम कर ही रहा है या करेगा। ठीक है, कभी कभी वो अपने फैशन के लिए, अपने शो के लिए भी खुलवा लेते हैं कि हाँ हम कभी काम करेंगे, बट करते नहीं है, राइट। तो ये 12 करोड़ होगा आपका आंसर, करेक्ट बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मैच द एजुकेशन इंडिकेटर विथ करेक्ट वैल्यू। प्राइमरी एजुकेशन ये वैल्यू दिया है, अब ये इस फॉर्म में वैल्यू दिया है, तो ये ग्रास एनरोलमेंट GER यानी ग्रास एनरोलमेंट रेशियो दिया है, राइट। प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन। अब एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे जैसे आपका एजुकेशन लेवल बढ़ता जाता है, मतलब प्राइमरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं एंड देन उसके बाद सेकेंडरी में होते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन में होते हैं, फिर आप PhD में चले जाओगे तो उसमें और कम हो जाएंगे PhD होल्डर। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में सभी जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका एजुकेशन छूटने लगता है, ड्रॉप आउट होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा गिवन है प्राइमरी ग्रास एनरोलमेंट रेशियो ये 90.9 दिया है, ये परसेंटेज में दिया है देखो। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी जाए, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 78.7%, देन हायर सेकेंडरी, तो ये इसी ऑर्डर में ही लगाइए। मतलब आप ये समझो कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन हायर, एंड क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो बढ़ता जाता है, मतलब ग्रास एनरोलमेंट रेशियो घटता जाता है। ठीक है, अगर ड्रॉप आउट इसका उल्टा पूछे कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट की बात करोगे तो फिर वो जो हायर एजुकेशन है उनका ज़्यादा हो जाएगा एंड प्राइमरी एजुकेशन का सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आपका 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक की बात करें कि सिस्टम में स्टूडेंट कितने हैं टोटल, तो ये लगभग 24.7 करोड़ स्टूडेंट हैं। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे नोट्स किया है कि शिफ्ट इन द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक विजन, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक विजन में शिफ्ट होना है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस विजन, इस विजन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखो हमारा टारगेट है कि सबसे पहले तो हम स्वदेशी होंगे, सबसे पहले हम स्वदेशी होंगे, उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक रिलायंस में जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी में जाएंगे। समझ आए भाई। तो सबसे पहले ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सबसे पहले हम स्वदेशी में जाएंगे, स्वदेशी यहाँ है, स्वदेशी देन सेल्फ रिलायंस होंगे एंड देन इंडिपेंडेंट, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंसिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, सबसे पहले हम स्वदेशी होंगे एंड देन स्ट्रेटेजिक रिलायंस, हम कि हम खुद सेल्फ रिलायंट बने, एंड देन स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी होगी, राइट। और इन सब में हमारा गोल क्या है, तो गोल हमारा बाइंग इंडियन विदाउट थिंकिंग,
ये हमारा गोल है, बाइंग इंडियन विदाउट थिंकिंग। ठीक है भाई, समझ आया? तो सबसे पहले हम स्वदेशी बनेंगे, देन स्ट्रेटेजिक रिलायंस बनेंगे, एंड देन स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। अगर आप इसको याद रखोगे तो SRI स्वदेशी, फिर स्ट्रेटेजिक रिलायंस बनेंगे, एंड देन इंडिस्पेंसिबिलिटी। ये ऑर्डर हमारा होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन्वेस्टर अमंग द यूनिक इन्वेस्टर इन द कैपिटल मार्केट। बताओ, अभी हमने एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पहले देखा था कि टोटल 12 करोड़ जो हैं वो हमारे शेयर मार्केट में काम करते हैं, जिसमें से 25% वुमेन है, और 75%, 75% जो हमारे मेन है। 25 करोड़ वुमेन का मतलब कि ये 3 करोड़ हो जाएगा डाटा, और ये 9 करोड़ 75% हो जाएगा। अब आप बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि अगर आप डाटा को याद रखोगे, एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि वही चीज़ें हों, जितनी डिस्कस होती हो किसी और क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकता है और आता है। तो इसलिए जो डिस्कशन होता है उन पर भी आप ध्यान दिया करो, क्वेश्चन के जो डाटा होते हैं उनको तो ध्यान रखना ही है। तो परसेंटेज ऑफ वुमेन इन्वेस्टर हैं ये 25% है। देखो, तो ये हमारा 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मेन की पूछता है तो 75% हो जाएगा। अगर वैल्यू टर्म्स में इनकी बात करेगा तो ये 3 करोड़ होगा, बिकॉज टोटल जो है 12 करोड़ इन्वेस्टर हैं जो कैपिटल मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखो, जो पहला स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ई नाम कनेक्ट 1522 1522 मंडी अक्रॉस 23 स्टेट अथवा 4 UT। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है कि बागवानी करना। बागवानी मतलब इसमें आपका फ्लावर भी आ सकता है, फ्रूट्स भी आ सकता है, वेजिटेबल भी आ सकता है। फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर में आता है सब कुछ। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज एक्सीड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2024-25। AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज अ की स्कीम फॉर द डेवलपमेंट। 46898 4698 FU आर रजिस्टर्ड इन द E-NAM। फिश प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड बाय 10% बिटवीन 2014 to 2024। भाई नो डाउट, सबसे पहले अगर मैं किसी स्टेटमेंट को रिमूव करने की, हटाने की बात करूं तो ये आप 5th स्टेटमेंट रिमूव करोगे, बिकॉज ये डिक्रीज हुआ ही नहीं भाई, ये इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज में भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। 2014 से 24 के बीच में ये 140% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट डिक्रीज हुआ ही नहीं है, वो भी 10% बोला है डिक्रीज का, 140% इंक्रीज हुआ 2014 से 24 तक। तो सबसे पहले आप 5th स्टेटमेंट को रिमूव करोगे, और जैसे ही आपने 5th स्टेटमेंट को रिमूव किया, देखो यहाँ पर 5 है तो सेकंड भी गया, यहाँ पर 5 है तो ये भी गया, इसमें 5 है, 5वां स्टेटमेंट तो ये भी गया, इसमें भी 5 है तो ये भी गया। आपके पास नो डाउट एक ही ऑप्शन करेक्ट बचा। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि E-NAM जो कनेक्ट करता है वो 1522 मंडी को 23 स्टेट एंड 4 UT में कनेक्ट करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एक्सीड द फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024-25 में, ये भी करेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है। देखो, अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो हुआ है ये आपका 362 प्लस मेट्रिक टन ये प्रोडक्शन हुआ है। और अगर फूड ग्रेन की बात करूं तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 357 प्लस मेट्रिक टन हुआ है, मतलब प्लस का मतलब कुछ डेसिमल में। तो 362 मेट्रिक टन ये हमारा हॉर्टिकल्चर हुआ है, ये 2024-25 की बात हो रही है। ठीक है, और 357 मेट्रिक टन ये हमारा फूड ग्रेन हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एक्सीड कर गया है फूड ग्रेन से इन 2024-25 में। अगला, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक की स्कीम डेवलपमेंट के लिए है। हाँ भाई, ये बहुत बड़ी स्कीम की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 4698 प्योर रजिस्टर्ड E-NAM में हुए हैं, ये भी बात करेक्ट है। ध्यान रखना कि फिश का प्रोडक्शन जो हुआ है वो इंक्रीज हुआ है, और वो भी 140%, 140% इंक्रीज हुआ है। 2014 से 24 के बीच में। आप ऐसा समझ लो कि जब से हमारी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से अब तक। ठीक है, अब तो बल्कि और इंक्रीज हुई है, 24 की बात हो रही है, 26 स्टार्ट हो गया, तो अब तो और इंक्रीज हो गया होगा, राइट, बिकॉज ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स शो अ डिक्लाइन टू 11.28% इन 2022-23।
देखो अल्टीमेटली आपसे ये पूछ रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है कौन निकालता है। आपको याद हो तो 2 दिन पहले मैं एक करंट अफेयर की वीडियो में बताया था कि MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमारा नीति आयोग निकालता है, नीति आयोग। ठीक है भाई, ध्यान रखना ये 55.3 से 53.3% से ये 11.28% डिक्लाइन हुआ है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग निकालता है, ये ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक जो है हमारा एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए काम करता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, तो चीज़ें ऐसी होती हैं, ध्यान रखना। IMF का काम, ये SDF जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है उसके लिए काम करता है। RBI को आप जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, ये कुछ NSO इस टाइप पे काम करता है, NSO CSO। ठीक है, समझ आया। तो चीज़ें ऐसी आप ध्यान रखा करो। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नॉन पेट्रोलियम के लिए फाइनेंशियल 2025 में कितना था। अब आप जानते हो कि हम पेट्रोलियम का तो एक्सपोर्ट करते नहीं ज़्यादातर, हम पेट्रोलियम तो की चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आया कि नॉन पेट्रोलियम में हमें यहाँ पर मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट कितना है। तो भाई ये ध्यान रखना कि मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट एक अच्छा खासा लमसम फिगर गया हमारा, और वो है हमारा 375 के अराउंड, यानी एग्जैक्टली बात करूँ तो 374.3। ठीक है, ये बिलियन में है, बिलियन डॉलर का इतना हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट गया है। टोटल की अगर बात करूँ तो टोटल में दैट मीन्स कि मर्चेंडाइज हो गया प्लस सर्विस, इन दोनों का मिला के लगभग 825 बिलियन US डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, टोटल 825 US बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें से हमारा मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट कितना हुआ, 374.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, 374.3 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात हो रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन है कि अंडर द स्वामित्व स्कीम हाउ मेनी प्रॉपर्टी कार्ड हैव बीन प्रिपेयर्ड एज ऑफ दिसंबर 2025। भाई सबसे पहले तो स्वामित्व स्कीम को जान लो कि स्वामित्व स्कीम होती क्या है। SVAMITBA स्वामित्व स्कीम जो होती है, सबसे पहले ध्यान रखना कि ये विलेजर्स के लिए होती है। कैसे, मैं इनका नाम बता देता हूँ। देखो स्वामित्व का स्कीम का फुल फॉर्म जो होता है, S से सर्वे ऑफ विलेजर्स, सर्वे ऑफ विलेज, एंड ए से एंड हो गया, M से एंड मैपिंग, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्निक, I से इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये ध्यान रखना कि ये VA जो है विलेज एरिया के लिए है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखोगे कि ये विलेज एरिया के लिए है। स्कीम के अकॉर्डिंग कितने प्रॉपर्टी कार्ड हैव बीन प्रिपेयर्ड हुए हैं 2025 दिसंबर तक। तो भाई ये इसके लिए ध्यान रखना है कि 2.76 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर्ड किए गए हैं। 2.76 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड। ठीक है, कितने गांव में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो ये 1.82 करोड़ गांव में डिस्ट्रीब्यूट किए, लैख, सॉरी ये लैख है, तो लैख गांव में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 1.82 लाख गांव में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कितने प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 2.76 करोड़। बिकॉज आप जानते हो कि एक गांव में एक कार्ड नहीं, अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो कितने गांव में, इतने लाख गांव में इतने करोड़, मतलब एक गांव में ही आप अंदाजा लगाओगे तो काफ़ी सारा प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, और वो लगभग आप समझ लो कि 250-300 करोड़, 250-300 एक गांव में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ऐसे ही आप डाटा याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 तो देखते हैं। ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स विथ अर्बन पोजीशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 इंडिया की कौन सी रैंक है। सर्विस एक्सपोर्टर ग्लोबल में इंडिया की कौन सी रैंक है। एंड ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबल साउथ में इंडिया की रैंक कौन सी है। देखो अगर मैं बात करूं तो भाई हमारा जो सर्विस सेक्टर में तो हम बहुत अच्छे हैं, ये हमें पता है। सर्विस सेक्टर में ये तो थर्ड हो सकता है, ये सेवंथ हो सकता है, बट उससे भी बेहतर कि ट्रेड पार्टनर जो डाइवर्सिफिकेशन की बात है, ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफिकेशन, इसमें हमारी थर्ड रैंक आई है, ये सही बात है। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में ये हमारी 7th रैंक आई है, ये करेक्ट है। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी इनोवेशन के मामले में हम 38th पोजीशन पर हैं।
ठीक है भाई, तो जैसे डाटा गिवन है वैसे ही अरेंज है वो अपने से ही। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर टिक करो। इनोवेशन का 38, ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में 7th है, एंड ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफिकेशन के मामले में हम 3rd हैं। तो 1 2 3 आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 41st। व्हाट इज द टेली डेंसिटी इन इंडिया एज पर द सर्वे। टेली डेंसिटी मतलब कितने लोगों के पास मोबाइल है। अब देखो, लोगों के पास मोबाइल कनेक्टिविटी आज के टाइम में बहुत आम बात हो गई, फिर भी सबके पास अभी टेली डेंसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। अब चाहे इसको टेली बोलो, टेली डेंसिटी बोलो, अथवा इसको आप बोल दो कि टेलीफोन डेंसिटी, वो एक ही बात होती है। इसका मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों एक्टिव यानी एक्टिव टेलीफोन जितने हैं, एक्टिव टेलीफोन कनेक्शन, जिसमें से बोथ वायरलेस एंड वायरलाइन यानी जो टेलीफोन है घर में, टेलीफोन एंड वायरलेस, और वायरलेस में आप जनरली आप फोन समझते हो। ठीक है, फॉर एवरी 100 पीपल कि 100 पीपल में से कितने लोग हैं, एवरी 100 पीपल विद इन स्पेसिफिक एरिया, क्योंकि वो एरिया का भी निकाला जाता है, तो विद इन स्पेसिफिक एरिया, ये हमारी होती है टेली डेंसिटी की डेफिनेशन, कि हर 100 पीपल में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में वायर लाइन वाले एंड वायरलेस वाले फ़ोन कितने हैं, वो हमारी टेली डेंसिटी कहलाती है। सर्वे के अकॉर्डिंग अभी इसकी बात करें तो ये हमारा 86.76% हमारी टेली डेंसिटी है। समझ आया, टेली डेंसिटी सर्वे के अकॉर्डिंग ये हमारी 86.76% है, जिसमें से अगर 5G कवरेज की बात करी जाए तो ये आप समझ लो कि 99.9% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इतने डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट समझ लो कि सभी डिस्ट्रिक्ट में 5G कवरेज हो चुका है। ठीक है भाई, पर इसमें एक आप देखोगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हो तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना 5G कवरेज 99.99% अब डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। ऐसे डाटा आपसे पूछे जा सकते हैं। और स्पेसिफिक एरिया में जो हम टेली डेंसिटी निकालते हैं तो हमारे इंडिया में ये स्पेसिफिक डाटा मतलब स्पेसिफिक एरिया, दैट मीन्स कि हमारे इंडिया की बात हो रही, तो इंडिया में हमारे 86.76% हमारा टेली डेंसिटी, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हम 87% डेंसिटी के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिजिकल डेफिसिट डेप्ट। देखो, ये फिजिकल डेफिसिट एंड डेप्ट के मामले में ये आपका स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिकल डेफिसिट क्या होती है। देखो, इसमें होता है एक फिजिकल डेफिसिट एंड एक होता है फिजिकल सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है कि जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट से, तब हमारा फिजिकल सरप्लस होता है। डिफिसिट क्या होता है कि जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है इंपोर्ट से, यानी हमारा इंपोर्ट्स ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तब हमारा डिफिसिट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फिजिकल डिफिसिट के बारे में 5 स्टेटमेंट दिया है, तो इसको रीड करते हैं। देखो, जनरल गवर्नमेंट डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज सो डाउन 7.1 परसेंटेज पॉइंट सिंस 2020। स्टेट गवर्नमेंट फिजिकल डिफिसिट 3.2% ऑफ द जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2025 में। सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टिव कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस 4% ऑफ द जीडीपी। ये स्टेटमेंट मैं आपको अभी 1-2 दिन पहले करंट अफेयर की क्लास में बताया था, ये स्टेटमेंट, और ये भी स्टेटमेंट बताया था। ठीक है, स्टेट का कैपेक्स जो है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स 4% ऑफ द जीडीपी 2025 के लिए है। स्टेट का ये 2025 के लिए ही 2.4% ऑफ द जीडीपी है। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूं, समझ आया। तो ये करेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स आप बोलते हो 4% ऑफ द जीडीपी है। स्टेट का 2.4% ऑफ द जीडीपी है। स्टेट गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट 3.2% ऑफ द जीडीपी 2025 के लिए, ये भी करेक्ट है। ठीक है भाई, अब रही बात इसकी जनरल गवर्नमेंट डेप्ट टू जीडीपी, यानी डेप्ट टू जीडीपी का मतलब रेशियो होता है, डेप्ट का जीडीपी से रेशियो, ये डाउन हुआ है 7.1% से, ये भी करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। 5वें स्टेटमेंट की बात करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हैव डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मतलब खतरनाक तरीके से डिक्रीज हुआ है
पोस्ट पैंडेमिक के बाद भाई ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, ऐसा कुछ भी डाटा नहीं हमारे पास, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो चाहे ओवरऑल टैक्स कनेक्शन, टैक्स कलेक्शन, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की बात करो अथवा नॉन कारपोरेट की बात करो, कारपोरेट में हमारे पास कुछ भी डाटा नहीं है। ओवरऑल भी हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है एंड नॉन कारपोरेट टैक्स कलेक्शन ये भी हमारा बढ़ा है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है, दोनों ओवरऑल भी इंक्रीज हुआ है, नॉन कारपोरेट भी इंक्रीज हुआ है। कारपोरेट के बारे में हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा नहीं है, राइट। और ये सब इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बात हो रही है, इकोनॉमिक सर्वे, हम उसके अनुसार इकोनॉमिक सर्वे ने कारपोरेट टैक्स कलेक्शन के बारे में कुछ भी ऐसा डाटा नहीं दिया है। तो पांचवा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, और 1 2 3 4 सभी सही है, तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2026? ये लिखा है फाइनेंशियल ईयर 2026, मतलब आप इसको 2025-26 ऐसा समझ लो, क्योंकि अभी जितना चल रहा है उस तक। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले, आई थिंक पिछले ही लेक्चर में, कि हमारा जो नेशनल हाईवे है वो 1,46,000 प्लस किलोमीटर, 1,46,572 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1,46,572 किलोमीटर का हमारा नेशनल हाईवे है। आप जानते हो कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड बहुत सारी होती हैं, तो नेशनल हाईवे हमारा 1,46,000 है। मैं अगर स्टेट हाईवे की बात करूं तो ये नेशनल हाईवे से ज़्यादा है, और ये लगभग 1,79,000 किलोमीटर 535, या आप ऐसा समझ लो कि 1,80,000 किलोमीटर है। ठीक है, आपको पता है कि नेशनल हाईवे से ज़्यादा स्टेट हाईवे होता है, उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं। इस टाइप से डाटा आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 44। नमो ड्रोन दीदी स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच ग्रुप? देखो, कुछ चीज़ें होती है जो आपको एट ए टाइम माइंड यूज़ करनी पड़ती है। स्कीम का नाम क्या है? नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अब दीदी स्कीम है तो यहाँ पर वोमेन के लिए होगा, यहाँ वोमेन साइंटिस्ट के लिए है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यहाँ पर दीदी नहीं आती ज़्यादातर, स्टार्टअप फाउंडर, एग्रीकल्चर। तो भाई इन दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, वोमेन साइंटिस्ट एंड वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। वोमेन साइंटिस्ट के लिए कोई ड्रोन नहीं दिया जाता, ये नहीं दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वोमेन के लिए दिया गया है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वोमेन के लिए नमो ड्रोन दीदी स्कीम ये दिया गया है। ठीक है, इसका टारगेट यही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्रोन दीदी, ये टारगेट है इसका, राइट। अगर बात करी जाए तो 1,094 ड्रोन इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है भाई, बन जाएगा। इसको अगर सपोर्ट की बात करें कि सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्टेड बाय लेड फर्टिलाइजर कंपनी। ये इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए नमो ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। The survey notes that India global share in the merchandise export has increased from 1.1% in 2005 to what percent in 2024? अब आपको पता है कि जो अभी पिछले एक क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि टोटल एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है एंड एक सर्विस एक्सपोर्ट होता है, यही दो चीज़ें बताया था। तो भाई अगर बात करी जाए कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की, तो 1% ये 2004 का 2005 का डाटा है, और ये 2024 का डाटा है। यहाँ पर 1% था, ये किसकी बात हो रही है? मर्चेंडाइज की बात हो रही है। 1% था, 2024 में बढ़ के ये 1.8% हो गया है। ठीक है, और अगर सर्विस की बात करी जाए तो ये बढ़ के कितना हो गया भाई? 4.3% बढ़ गया है। ठीक है, 1% से। तो इस तरीके से आप डाटा याद रखोगे। मर्चेंडाइज वाला 1% से बढ़ के 1.8% हो गया 2024 में। ठीक है, अब आपको लगेगा कि भाई ये ग्रोथ कितनी कम है, आपको लगेगा ना कि 1% से 1.8%, पर अगर आप कंपेयर करोगे तो 1% के कंपेयर में 1.8 हो रहा, दैट मीन्स कि 80% इंक्रीज हो रहा। बिकॉज भाई मार्केट में, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात हो रही है, और भी तो एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप डाटा ध्यान रखोगे। 46 की बात करते हैं क्वेश्चन। मैच द बैंकिंग मैट्रिक्स एंड इट्स वैल्यू। क्रेडिट ग्रोथ दिसंबर 2024 में, क्रेडिट ग्रोथ दिसंबर 2025 में, एंड GNPA सितंबर 2025 में। GNPA मतलब ग्रास NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट, राइट।
आप जानते हो कि अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले मैं आपको करंट अफेयर में बताया था कि भाई हमारा बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब हमारा एनपीए जो ग्रास एनपीए एंड नेट एनपीए दोनों हमारा डिक्रीज हो रहा है। और एनपीए डिक्रीज होना मतलब हमारे लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए हमारे कंट्री के लिए अच्छी बात होती है। और जो प्रॉफिट है या प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हमारा क्रेडिट ग्रोथ जो है दिसंबर में ये सही है, 11.2% था, करेक्ट है। क्रेडिट ग्रोथ दिसंबर 2025 में ये 14.5%, ये भी करेक्ट है। मतलब जो लास्ट ईयर का हमारा क्रेडिट ग्रोथ था उससे ज़्यादा हमारा क्रेडिट ग्रोथ अभी इस साल का हुआ, 2025 वाला जो रिसेंट में बीता है, ठीक है। और ग्रास एनपीए जो सितंबर 2025 में ये 2.2% है, ये सही बात है, बिकॉज असेट की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। और ये अभी तक की बेस्ट है, पूरे डिकेड में बात करूं तो वो बेस्ट है, ठीक है। ये हमारा हेल्दी बैंकिंग सिस्टम को डिनोट करता है, हेल्दी बैंकिंग सिस्टम को हमारा डिनोट करता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा खासा हेल्दी हो रहा है, ठीक है भाई। तो हमारा करेक्ट है, क्रेडिट ग्रोथ दिसंबर 2024 में 11.2%, दिसंबर 2025 में 14.5%, जीएन पे ग्रास एनपीए जो हमारा 2.2% सितंबर 2023 तक 25 तक। तो ये 1 2 3 ऐसे ही है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 47। What amount has been distributed under the पीएम मुद्रा योजना टिल अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 तक पीएम मुद्रा योजना में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? पीएम मुद्रा योजना में अगर आपको अमाउंट की बात करी जाए तो भाई ये 36.1 लाख करोड़, ये अमाउंट 36.8 लाख 8 करोड़ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर इसमें बात करी जाए कि अकाउंट कितने खुले हैं, अकाउंट कितने खुले हैं तो 55.45 करोड़ अकाउंट खुले हैं, ठीक है। समझ आए, लगभग 55 साढ़े 55 करोड़ अकाउंट खुले हैं। और लगभग आप ऐसा समझ लो कि 18 का मल्टीपल 18 दूनी 36 हो गया, और 18 का मल्टीपल 18 तिहाई 54 ये हो गया। तो अगर 3 अकाउंट खुले हैं तो उनमें से 2 लाख करोड़ रुपए बटे हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये 55 18 54 के आसपास है, 18 का मल्टीपल ये। तो आप याद रख लो कि 36.18 लाख करोड़, 1 करोड़ सिर्फ नहीं लगा, लाख भी लगा है, तो लाख करोड़ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से 55.45 करोड़ क्या है आपके अकाउंट खुले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम एफसैप 2025? एफसैप क्या होता है तो इसका जान लो कि फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, ये कौन निकालता है तो भाई इसमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का हाथ रहता है, ठीक है। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों निकालते हैं, कंडक्ट करते हैं। और ये अभी 2025 के लिए निकला है। इसमें मेन चीज़ें ये देखी जाती है कि इसका रेजिलिएंट कितना है और डाइवर्सिफाइड है, इंक्लूसिव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। रेजिलियंसी देखी जाती है, डाइवर्सिफिकेशन देखा जाता है, इंक्लूसिवनेस देखा जाता है, राइट। तो इसमें आंसर आपका आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है भाई। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आपका एफ फाइनेंशियल सिस्टम असेसमेंट प्रोग्राम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान इज अ की स्कीम इन विच सेक्टर? देखो समग्र शिक्षा अभियान है तो शिक्षा यानी एजुकेशन के ही फील्ड में होगा, ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। हेल्थ तो ये चला गया, स्किल डेवलपमेंट ये चला गया, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट भी चला गया, बिकॉज समग्र शिक्षा अभियान। अब आप देखोगे तो ये जो हमारे गांव में, आपने कभी अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखे होंगे कि समग्र शिक्षा अभियान वहाँ पर स्कूलिंग एजुकेशन के लिए चला था, हायर एजुकेशन के लिए नहीं चला था कि बच्चे पढ़ने जाएं। स्कूल एजुकेशन की बात हुई थी, या प्राइमरी एजुकेशन आप बात करोगे तो, अगर इसमें मोर स्पेसिफिकली जाओगे तो फिर प्राइमरी एजुकेशन बात करोगे, हायर एजुकेशन के लिए नहीं होगा, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ समग्र शिक्षा अब साथ अभियान के साथ साथ पोषण नाम का एक अभियान चला था, जहां पर कुछ खाना मिलता था, लंच मिलता था स्कूल में, राइट। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम को सपोर्ट करने वाला अभियान था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन ड्राइव। इन्फ्लेशन ड्राइव क्या होता है? देखो यहाँ पर कुछ शब्द यूज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन का मतलब आप जानते हो कि महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। और महंगाई में बताने की जरूरत नहीं है, जब किसी चीज़ की प्राइस जो होती है वो बढ़ जाती है तो ये इन्फ्लेशन होता है। अब इससे मिलते जुलते दो शब्द होते हैं, एक डिस इन्फ्लेशन
और एक डिफ्लेशन। इनमें डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। देखो, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, यहाँ पर इन्फ्लेशन लगा है शब्द और उसके साथ साथ डिस लगा है, मतलब इन्फ्लेशन यानी महंगाई तो बढ़ रही है, पर एज अ परसेंटेज जो है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में वो इन्फ्लेशन घटा है। समझ आया? यहाँ पर प्राइस जो राइज है, प्राइस राइज ये स्लो डाउन होता है। नहीं समझ आया? डिफ्लेशन देखो, यहाँ पर प्राइस जो है घट जाती है, प्राइस स्लो डाउन होता है। अभी भी नहीं समझ आया? देखो, माइंड में थोड़ा सा क्लियर रखो कि भाई क्या हो क्या रहा है। डिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो हो रहा है। जैसे मान लो पिछले साल, मान लो कि 2022-23 में कोई चीज़ की कीमत 100 रुपये थी, 2024 में इसकी कीमत कितनी हुई, मान लो कि 115 रुपये हो गई। ठीक है भाई, 115 रुपये हो गई। कितने परसेंट बढ़ा? यहाँ से 15% बढ़ा। समझ पा रहे हो? 15% बढ़ा। 2025 में इसकी कीमत कितनी हो गई, मान लो कि 120 रुपये हो गई। ठीक है, 120 रुपये हो गई। तो प्राइस तो अभी भी बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, परंतु यहाँ 15% का ग्रोथ हुआ था, यहाँ 15% नहीं बल्कि अराउंड लेस देन 5% हुआ है। ये 4% के आसपास आप समझ लो, लेस देन 4 से 5%। तो मतलब यहाँ 15% बढ़ा था, यहाँ 4 से 5% बढ़ रहा है। आप समझ पा रहे हो? ये इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ये 4 से 5% यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी हो रहा है, परंतु वो लास्ट ईयर के कंपेयर में जो इन्फ्लेशन रेट है, ग्रोथ रेट है, वो घट रही है। समझ आया? इसलिए प्राइस स्लो डाउन हो रहा है, प्राइस का जो राइज है वो स्लो डाउन हो रहा है। प्राइस बढ़ रही है पर प्राइस का स्लो डाउन, प्राइस का जो रेट है वो अभी स्लो डाउन हुआ है, तो इसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। ये आ जाता है डिस इन्फ्लेशन। आप समझना है कि इन्फ्लेशन तो हो रहा है, ये जो इन्फ्लेशन वर्ड लगा है, इन्फ्लेशन तो हो रहा है, बट वो उसका जो रेट है वो घटा है। और डिफ्लेशन की अगर मैं बात करूं, डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस ही घट जाती है, प्राइस स्लो डाउन। इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर अगर 100 रुपये, मान लो कि लास्ट ईयर 2023 में 100 रुपये था, उसके बाद ये 2023 की वैल्यू है, 2024 में मान लो कि ये 115 हो गया, और 2025 में आप ऐसा समझ लो कि ये 115 से घट गया, यानी 110 हो गया या 100 हो गया, ये 95 हो गया, तो यहाँ पर प्राइस ही घट गई, तो ये डिफ्लेशन होता है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें अब क्लियर हुई आपको। देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज 1.7% अप्रैल दिसंबर 2025 में, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन, यस ये इट इज़ करेक्ट, ये सही है। डिक्लाइन इज अमंग द शार्पेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, ये शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है। ठीक है। फूड एंड फ्यूल प्राइस कंस्टिट्यूट 52.7% ऑफ द सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट, तो ये करेक्ट है। फूड एंड फ्यूल का जो प्राइस है वो 52.7% सीपीआई का होता है, ये करेक्ट है, ध्यान रखना इसको। देयर इज अ डिसइन्फ्लेशनरी डिस फिर से वही डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन फूड एंड फ्यूल प्राइस। हाँ भाई, सही बात है। पांचवा है कोर इन्फ्लेशन हैज रिमेन अबव 6% कंसिस्टेंटली, ऐसा कोई डाटा नहीं गिवन है। देखो, कोर इन्फ्लेशन रिमेन अबव 6% कंसिस्टेंटली, यानी 6% से ज़्यादा कंसिस्टेंटली की बात किया, ऐसा कोई डाटा नहीं गिवन है, तो ये पांचवा स्टैंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन बी गया, ऑप्शन थर्ड गया और ऑप्शन फिफ्थ गया। अब इसमें देखोगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज से अबव एवरेज है, मतलब कि एवरेज 1.7% है अप्रैल से दिसंबर 2025, ये करेक्ट है। डिक्लाइन जो है शार्पेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में, ये भी करेक्ट है। एंड फूड एंड फ्यूल प्राइस जो कंस्टिट्यूट करती है 52.7% ऑफ द सीपीआई बास्केट, ये भी करेक्ट है। फिर ध्यान रखना कि देयर इज अ डिस इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द फूड एंड फ्यूल प्राइस, मतलब इन्फ्लेशन तो हुआ है बट वो जो रेट है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो घटा है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन आपका करेक्ट ए हो जाएगा, 1 2 एंड 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं होप करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, एक एक डाटा आप याद रखोगे, बिकॉज ये डाटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही एग्जाम ट्रिक्स पर। दोनों लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे के 50 क्वेश्चन में 50 एमसीक्यू कवर कर दिया हूँ, राइट। आप इनको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ताकि डाटा आपको याद हो जाए। देखो, एक बार में चीज़ें हर किसी को याद नहीं होती। पहली बार जब आप पढ़ोगे तो लगेगा हाँ ठीक है, पर वो कुछ चीज़ें याद है, कुछ चली गई, भूल गई। सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें याद आएगी, और तीसरी बार आप पढ़ोगे, मतलब जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार चीज़ें आपके माइंड में वो छपती जाती हैं, याद होती जाती हैं।
ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अभी अगर अभी तक नहीं किए तो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। जो भी चीज़ें हैं कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ। उसके अलावा मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है, 2 बार पढ़ा दिया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मैथ्स के अलावा रीजनिंग आपको पढ़ाई गई है। उसके अलावा आप बात करोगे तो डीआई भी कंप्लीट है, कुछ स्टैटिक वीडियो आपको मिल जाएंगे और इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो, मज़ा आ जाएगा। जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।